हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नेट एकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, जो आपके सिलेबस का यूनिट 1 है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एनटीए एवरी ईयर आपको देखने को मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका असर्शन एंड बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। इसके लिए आपको बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि एनटीए ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया। अगर आपको बेसिक नहीं आती है तो आप क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हैं। और जिन्होंने एएसआरबी नेट की सोच रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस से देने को सितंबर 2025 में, उनके लिए भी वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एएसआरबी से क्वेश्चन देखने को मिलता है वेरी बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एएसआरबी भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सीरीज कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक रहने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो सबसे पहले जानेंगे इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। सबको पता है कि इन्वायरमेंट क्या है, फिर भी मैं बता दूँ, एक बार रिवाइज कर देते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग that surround us, including both living and non living thing। living thing में क्या आ जाता है? ह्यूमन्स, प्लांट, एनिमल। नॉन लिविंग थिंग एयर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, जिससे हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कंसीडर करते हैं। उसी में एक आता है टर्म इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? इन्वायरमेंटल साइंस इन्वायरमेंट की स्टडी। Environmental science is the study of the environment, including its physical, chemical, and biological component, and the interaction between these component and human society is called environmental science। environmental science एक क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें जो फिजिकल बायोलॉजिकल कंपोनेंट है उसका इंटरेक्शन किसके बीच देखने को मिलता है? ह्यूमन सोसाइटी के बीच देखने को मिलता है। इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट का, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोलॉजी, इकोलॉजी। इस सारे कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? ये स्टडी सब्जेक्ट का करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के अंडर। ओके। सेकेंड हमारा क्या है? कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट की कंपोनेंट इन्वायरमेंट का। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है जो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस का, ये एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जहाँ हम क्या करते हैं? वाटर से रिलेटेड जो भी थिंग है उसकी स्टडी करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड आउटर पार्ट क्या है? अर्थ का सॉलिड पार्ट है, जिसमें हम रॉक, माउंटेन की स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है? जो जोन ऑफ लाइफ, यहाँ पे लाइफ ऑन द अर्थ, इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर की भी स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर क्या है? एक वाइड टर्म है, इसके अंडर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब इसके अंडर आते हैं। तो ये हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। फिर स्कोप क्या है? आप इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप भी आपको अवेयर होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है। फर्स्टली इसका स्कोप क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल। डे टू डे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उसको किस तरह से मिटिगेट करें, उसकी स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करें, ये हमारा क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल इसके अंदर आता है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजी किस तरह से हो, ये हमारा इसके अंदर स्कोप है इसका। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसको कंजर्व किस तरह से किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से हम अडॉप्ट कर सकें। वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से हम उसकी स्ट्रेटजी को किस तरह से हम फॉलो करें। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को किस तरह से कंजर्व करना है, ये हमारे क्या आता है? स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के अंडर आता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल साइंस का? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कवरेज करना, प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करना है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना है, इनकरेज करना है इनोवेशन सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन बनाना है कि वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको किस तरह से हम मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी करने का, ठीक है।
ये बेसिक थिंग है, इसीलिए इसको मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि सबको इसको इसके बारे में पता है। जस्ट मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि आपको ये सब मेमोरी में एक बार आ सके, रिकॉल हो सके। ओके, इमर्जिंग इन्वायरमेंटल इशू, अभी नाउ ट्रेंडिंग जो इन्वायरमेंटल इशू चल रहा है, सबको पता है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी पॉलिसी ला रही, डिफॉरेस्टेशन है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन अकर हो रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वाटर डिस्पोजल क्राइसिस हो रहा है। ये सब हमारा क्या है, इमर्जिंग ट्रेंडिंग इशू चल रहा है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। सारे इससे अवेयर है इस टर्म से कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। अब मेन थिंग्स, अब मेन टॉपिक पे चलते हैं कि क्या सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से ASRB और UGC नेट, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% गारंटी है, 100%, 1% नहीं बोल रही, 95% नहीं बोल रही हूँ, 100% श्योर है इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न करना है। मैं आपको निमोनिक भी बताऊंगी इसको लर्न करने का, किस तरह से इसको लर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जहाँ हम रह रहे हैं, हम किस रीजन में रह रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं। तो अर्थ से ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक के रेंज में आता है, तो इसका आपको ये रेंज याद रखना होता है। 0 to 12 किलोमीटर का रेंज है ट्रोपोस्फियर का। ये क्या है, सबसे अर्थ का जो सबसे क्लोजेस्ट सरफेस जो अगर हम कंसिडर करते हैं उसे क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। इसकी जो थिकनेस है पोल पे 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पे 16 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर कंटेन करता है, ये 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर के ये लेयर कंटेन करता है, 75%, ठीक है। जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना है, जैसे लाइक रेनी, क्लाउडी, स्टॉर्म, जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना अकर होते हैं इसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली क्या बात है, हम जिस तरह से हाइट टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ अल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो क्या करता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर आप कभी हिल स्टेशन गए होंगे तो आप फील किए होंगे कि हम टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिससे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट आप नोट कर सकते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट। और पॉजिटिव लैप्स जो रेट है उसका क्या है, उसका जो रेंज है उसको 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इसका रेंज है, पॉजिटिव लैप्स रेट का कंसिडर करते हैं। और जो ट्रोपोस्फियर के अपर बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोपाउज बोलेंगे, ठीक है। ट्रोपोपाउज के बाद स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है। तो आई होप ये ट्रोपोस्फियर क्लियर हो गया होगा। तो फिर नेक्स्ट बताते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट एक और भी है, क्योंकि एनटीए ने अपना एग्जाम पैटर्न बिल्कुल भी चेंज कर लिया, कब क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा गॉड नोज। तो इसीलिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये भी याद रखना होगा कि ट्रोपोस्फियर में वेदर रिलेटेड फिनोमेना अकर होता है, तो उसमें क्लाउड बनते होते हैं। क्लाउड कौन कौन से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, इसमें आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम एक पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश की हूँ। लो में स्ट्रेटस, स्ट्रोकोलमस, कुमुलस, मिडिल में कौन कौन सा बनता है, हाई में। आप इसको एक बार रिमेंबर कर लेंगे, एक नोट्स बना लेंगे, उसको याद रखेंगे, क्योंकि एनटीए है, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से भी पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, स्लाइड को, ट्रोपोस्फियर को, क्लाउड्स के बारे में जान लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे, ट्रोपोस्फियर का सेकेंड लेयर हमारा क्या, एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर हमारा है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की रेंज कहाँ से कितनी तक होती है, अप्रॉक्सीमेट होता है 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक का स्ट्रेटोस्फियर का रेंज कंसिडर करते हैं। ये जस्ट ट्रोपोस्फियर के अबव है ये, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद कौन सा लेयर आता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, जिसकी रेंज होता है 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्यों है स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि यहाँ हमें 90% ओजोन लेयर आपको देखने को मिलता है। 90% जो हमारा क्या है, गुड ओजोन है। और ये हमें क्या करती है, हार्मफुल यूवी रे को अर्थ पे आने से रोकती है। कौन सा, ये ओजोन। और 10% अगर बात करें तो बैड ओजोन कहाँ मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये आइडल फॉर है जेट स्ट्रीमिंग एयरक्राफ्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेटोस्फियर इंपॉर्टेंट है। इसका अपर बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपाउज बोलेंगे।
फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसको हम कहेंगे मेसोस्फीयर। हाँ, इसमें एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ। ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू ओजोन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ अपोजिट होगा। ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ पर इसको हम कंसिडर करते हैं निगेटिव लैप्स रेट। इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट देखने को मिलेगा और ट्रोपोस्फीयर में पॉजिटिव लैप्स रेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर थर्ड हमारा जो लेयर है कौन सा है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का जो रेंज होता है वह 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक इसका रेंज देखने को मिलता है। ये सबसे, अगर क्वेश्चन एक बार आया था PYQ, अगर आप लगाए होंगे, मैं PYQ भी प्रिपरेशन करवाऊंगी आफ्टर ये सिलेबस टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद। तो मेसोस्फीयर क्या है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर अगर कोई आपसे पूछे तो मेसोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर आपको देखने को मिलता है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर। और इसका टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इससे एबव भी जा सकता है। यहाँ पे मेट्रोइड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अपर बाउंड्रीज को क्या कहेगा, मेसोपाउच। थर्मोस्फीयर का जो रेंज होता है 80 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर, और इसका टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक, और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। और इसके 3 पार्ट है, दो पार्ट है, आइनोस्फीयर लोअर पार्ट और एक्सोस्फीयर अपर पार्ट कहलाता है। आइनोस्फीयर जानते हैं आप लोग, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट के लिए आइनोस्फीयर है, और एक्सोस्फीयर स्पेस ऑर्बिट के लिए एक्सोस्फीयर वर्क करता है, ठीक है। और एक्सोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फीयर का आउटर पार्ट है, जिसका रेंज है 700 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। ये वो आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट, आपको सैटेलाइट, जो भी रिलेटेड यहाँ पे काम है, स्पेस ऑर्बिट, सब आपको एक्सोस्फीयर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आइनोस्फीयर में आपका क्या है, 60 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर तक है। यहाँ अरोरा बोरलिस फोर्स भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है आपका आयन, जैसे गैसेज है, इनर्ट गैस, हीलियम, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको गैस देखने को मिलेगा। और इसका जो फंक्शन है आइनोस्फीयर का, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अरोरा बोरलिस जो फोर्स होता है, जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट हेमिस्फीयर में होता है, ये इंसिडेंट आपको इसी स्फीयर में देखने को मिलता है, आइनोस्फीयर में। और इसके एक सब लेयर भी है, मैं यहाँ मेंशन कर दी हूँ क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए मैं इसका सब लेयर भी कौन कौन से होते हैं। डी लेयर, जिसका रेंज है 60 टू 90 किलोमीटर, ई लेयर है 90 टू 150 किलोमीटर, F1 एंड F2 लेयर है 150 टू 1000 किलोमीटर। ये आप एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से लेयर्स को सीरियल वाइज याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक निमोनिक से याद रखने की कोशिश, मैं बताऊंगी ट्रिक्स आपको। इसका ट्रिक है द सिली मंकी टिकल एलिफेंट। तो द सिली मंकी, द से हमारा क्या हो गया, ट्रोपोस्फीयर। द सिली से हमारा हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। मंकी हमारा क्या हो गया, मेसोस्फीयर। और टिकल हमारा हो गया थर्मोस्फीयर। और एलिफेंट हमारा हो गया एक्सोस्फीयर। द सिली मंकी, टिकल, एलिफेंट से आप इस निमोनिक से आप इस लेयर को सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। और आइनोस्फीयर को कैसे याद रखेंगे, आइनोस्फीयर का निमोनिक का है आइनोस्फीयर, आयन, इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। आयन प्लस कम्युनिकेशन प्लस ऑरा बोरलिस, तो इसको हम आयन प्लस कम्युनिकेशन प्लस ऑरा, यहाँ पे ऑरा बोरलिस फोर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह से आपका ये क्या डिफरेंट लेयर कंप्लीट हो गया, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट हुआ। बेसिक थिंग्स जो आपने इन्वायरमेंट के बारे में जाना, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस क्यों पढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कौन कौन से अभी न्यू ट्रेंडिंग इशू चल रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के अंडर, ये सब आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिला। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में से, तो आप हमें प्लीज़ कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट के लिए, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इंस्टाग्राम का, आप हमें फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 था, मैं इसका पार्ट 2 लेके आने वाली हूँ, मैं कंप्लीट करवाऊँगी ये सारे कोर्स। तो इस चैनल पर आप बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।